हाँ, तो ये जो ग्राफ हमने बनाया इसमें ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो ये हमको देगा स्लोप इन दिस ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। उसके बाद दूसरी चीज देखिए, अगर हमने ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं लिया, इसकी जगह एक दूसरा ग्राफ लिया और वो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहां पर क्या आ जाएगा वेलोसिटी और यहां पर आ जाएगा टाइम। अब अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लेंगे वेलोसिटी। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम फिजिक्स में क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप दिस। अब स्लोप का मीनिंग क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो अगर ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ है तो स्लोप का मतलब क्या होगा वेलोसिटी, और अगर ग्राफ हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन। इसी तरह से और ट्राई करते हैं, अगर हमारा ग्राफ फोर्स और एक्सीलरेशन इसका ग्राफ है तो स्लोप क्या दिखाता है बताइए, क्या दिखाएगा फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। देखिए y की जगह हमने क्या लिया है फोर्स और इस एक्सिस पे क्या लिया है एक्सीलरेशन, तो अब हम यहां क्या लिखेंगे फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन और ये है एक्सीलरेशन, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो क्या बचा मास। तो फोर्स और एक्सीलरेशन के ग्राफ में स्लोप क्या दिखाता है मास दिखाता है। तो ये टेक्निक को याद करिए, हमारी टेक्निक क्या है कि फिजिक्स में जो क्वांटिटी दिस अपॉन दिस होती है वही क्वांटिटी हमको किससे पता लगती है स्लोप से। अगर मैं आपको बोलूंगा दो बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों पे एक्सीलरेशन हो रहा है, एक में फोर्स एक्सीलरेशन का ग्राफ ए है और दूसरे में फोर्स और एक्सीलरेशन का ग्राफ बी है, तो मुझे ये बताइए किसका मास ज्यादा है किसका मास कम है। तो हमारा आंसर ये होगा कि फोर्स एक्सीलरेशन ग्राफ में मास को कौन रिप्रेजेंट करता है, मास को कौन रिप्रेजेंट करता है स्लोप। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका मास ज्यादा। अब बताइए इसमें किसका स्लोप ज्यादा है, ए का स्लोप ज्यादा है इसलिए ए का मास ज्यादा है। तरीका समझ आया। तो हमेशा फिजिक्स की वो वाली क्वांटिटी जो dy बाई dx से बनती है वो क्वांटिटी किससे रिप्रेजेंट होगी स्लोप। इज इट क्लियर। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज हम लेते हैं एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमने एरिया लेना है, ये है वेलोसिटी ये है टाइम, एक ऑब्जेक्ट चलते जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो जब टाइम इज इक्वल टू t1 है तो उसकी वेलोसिटी v है, जब टाइम थोड़ा सा बढ़ के t2 हो गया तब भी उसकी वेलोसिटी v है, टाइम t3 में भी उसकी वेलोसिटी v है। ये हमने लाइन कर रहे हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक जैसी वेलोसिटी, न तो वेलोसिटी ऐसा बढ़ती है और न वेलोसिटी कम होती है। अब इसमें अगर हम t1 से t2 तक ये ऐसा एक रेक्टेंगल बना दे और इस रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करें, तो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में, वो फॉर्मूला क्या बताता है लेंथ इनटू विड्थ। इसमें अगर हम लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो ये रही लेंथ हाइट, ये हमको क्या बताती है वेलोसिटी, और ये रही विड्थ, विड्थ हमको क्या देता है फिजिक्स में टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम।
अगर वेलोसिटी इनटू टाइम फिजिक्स में कोई क्वांटिटी होती है क्या? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है वेलोसिटी इनटू टाइम? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। So in velocity time graph, area under velocity graph is given displacement. Area under VT graph is displacement. एरिया से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। कौन से ग्राफ में? वीटी ग्राफ में। पर याद रखिए सिर्फ वीटी ग्राफ, हर चीज में नहीं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और इसमें हम आपसे पूछते हैं कि एरिया क्या देता है, आप क्या बता सकते हैं? तो एरिया में हम बताएंगे कि ये वो क्वांटिटी देगा जो होगी डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इसमें क्या दिया था? वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। लेकिन फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम कोई क्वांटिटी नहीं होती है, इसलिए ये वाला ग्राफ हमारे लिए यूजफुल नहीं है, कुछ नहीं देता है। फिर से मैं तीसरा ग्राफ बनाता हूं। अब मुझे बताइए, ये है एक्सेलरेशन और ये है टाइम। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये एरिया हमको क्या देगा? एरिया कैसे निकालते हैं? हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। हाइट में कौन सी क्वांटिटी है? यहां एक्सेलरेशन। विड्थ में कौन सी क्वांटिटी है? टाइम। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया बनेगा। एरिया इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब आप चेक करेंगे कि क्या फिजिक्स में कोई ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक्सेलरेशन इनटू टाइम से बनती है? कौन सी क्वांटिटी होती है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज वेलोसिटी। याद है? एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी acceleration is equal to velocity upon time. So velocity is equal to acceleration multiplied by time. ये तो इसमें एरिया क्या देता है हमको? acceleration into time, and that is velocity. तो इस तरह से ग्राफ में एरिया क्या चीज देगा? जो दोनों के मल्टीप्लाइड से होगी। स्लोप क्या चीज देगा? जो दोनों के डिवीजन से होगी। ये फंडामेंटल चीज। तो आपको ग्राफ के क्वेश्चंस में याद ये रखना है कि स्लोप का मतलब क्या है और एरिया का मतलब क्या है, और यही चीज अलग अलग ग्राफ में अलग अलग तरीके से लगेगी। एक तरह के ग्राफ के रिजल्ट को दूसरे में आप पुट नहीं करेंगे, हमेशा पहले देखेंगे वाई एक्सिस में कौन है और एक्स एक्सिस में कौन है, फिर आप फैसला करेंगे कि स्लोप क्या मतलब है और एरिया क्या मतलब। ठीक है? नाउ दिस इज क्लियर टू यू कि एरिया क्या होता है। अब हम लोग इसमें एक छोटा सा थ्योरम करेंगे। एक डेरिवेशन काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है और वो हमारे इस प्रिंसिपल को दिखाता भी है, और वो इक्वेशन आप पहले कर चुके हैं। एक इक्वेशन हमने बनाया हुआ है काइनेमेटिक्स का, विच सेज S इज इक्वल टू ut प्लस half at square. S is what? Displacement. ये एक इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं और हमको पढ़ना है प्रूव दैट S is equal to ut plus half at square and make this proof by graphical method. अभी तक हमने इसको अलजेब्रिक मेथड से किया था, डेफिनेशन मेथड से किया था, तो आज हम ग्राफ पढ़ चुके हैं। नाउ वी कैन डू इट बाय ग्राफिकल मेथड। पहले हुआ तो नहीं? ओके।
पहले हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं और सिचुएशन क्या है, कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है उसकी डिटेल हम पहले देंगे कि कौन सी क्वांटिटी गिवन है। किसी भी डेरिवेशन को, किसी भी डेफिनेशन को स्टार्ट करने का यही तरीका है कि पहले आप बताएंगे कि आप सिंबल इसका क्या मानने वाले हैं। तो a particle has velocity u at an instant it has linear motion having acceleration a. Acceleration a. After some period, t, it is displaced by s. उसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया है। ओके, ये हमारी गिवन क्वांटिटीज है। कौन कौन सी क्वांटिटीज हम यूज करने वाले हैं? u, उसके बाद a, t और s, यही चार क्वांटिटीज इसमें है। तो हमने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये चारों क्वांटिटी क्या है। ये एक बेस्ट मेथड है थ्योरी में, जब भी आप कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं या कोई प्रूफ देते हैं। ओके, अब इसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं। This is v, velocity, and this is t, time. At any instant, देखिए at any instant इसकी कोई न कितनी वेलोसिटी होगी, कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपसे पूछूंगा इस टाइम पर वेलोसिटी बताइए, तो आप क्या करेंगे? इस टाइम पर एक ऐसे लाइन खींचेंगे वर्टिकल, ये लाइन इसको यहाँ पर काटती है, तो इसका हाइट देखेंगे, क्योंकि हाइट क्या देती है? वेलोसिटी। तो when the time is t1 at any instant, the velocity is u. इसलिए ये हाइट को हम कितना लिखेंगे? u. ये u कैसे मिला, समझ आया? t1 टाइम पर हमने लाइन खींची, ग्राफ यहाँ पर कटा, जहां ग्राफ कटा उसकी हाइट कितनी है? u. ये है इनिशियल वेलोसिटी एट द टाइम t1। और बिल्कुल इसी पर आप बनाएंगे कि टाइम जब बढ़कर t2 हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। इसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? कोशिश करिए। टाइम t2 हो गया और वेलोसिटी v है, ये t1 के बाद t2 टाइम हो गया। और अब जहां इसने काटा उसकी वेलोसिटी किससे दिखानी है? हाइट से। ये हाइट, इसकी हाइट कितनी है? v। ये शो करता है कि जब टाइम t2 हो जाता है तो उस समय वेलोसिटी v हो जाती है। तो ये वाली हाइट कितनी है? v। ये वाली हाइट कितनी है? u। क्यों? क्योंकि हाइट क्या दिखाता है? वेलोसिटी। ओके, ये हमारी गिवन कंडीशन है। t1 से लेके t2 तक जो टाइम पीरियड बीता, उस टाइम पीरियड के लिए हमने नोट कर लिया t। तो व्हाट इज t? t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 is the time period. Let's give it name. This is A.
Let's get this point A. This is B. Extend it further. This point let's call C. This is D. This is E. A, B, C, D, E, A. Okay. Now in VT graph, who represents the displacement? Area represents the displacement. Which area? इसमें बहुत सारे एरियाज दिख रहे हैं, तो कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा? आंसर है जो एरिया गिवन टाइम के बीच में आता है। हमारा टाइम कब स्टार्ट होता है? T1। टाइम खत्म कब होता है? T2। तो T1 से लेके T2 तक, T1 से लेके T2 तक ग्राफ के अंदर जो एरिया है, तो ग्राफ के ऊपर का एरिया नहीं लेना है। एरिया कहाँ लेना है? अंडर द ग्राफ। तो ग्राफ के नीचे चाहिए, T1 से इधर नहीं होना चाहिए, T2 से इधर नहीं होना चाहिए, तो ये रहा एरिया। इतना एरिया हमको काउंट करना है, एंड दिस एरिया विल गिव द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम T1 टू टाइम T2। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये हमारा टारगेट है। क्यों है ये समझ में आ गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एरिया को कैलकुलेट करना है, तो इसको लिखेंगे किस तरह से? अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम, according to given diagram, the displacement is represented by area। एरिया का नाम बताइए, ए से स्टार्ट करके। ए, बी, C, D, E, A। जहां से स्टार्ट किया वहां तक वापस आइए। A, B, C, D, E, A। ये एक शेप एनक्लोज हो गई। ये एरिया हमको निकालना है, क्योंकि ये एरिया हमको T1 से T2 तक का डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, अब उसके बाद इस एरिया को हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, S इज इक्वल टू एरिया A, B, C, D, E, A। दिस इज इक्वल टू एरिया। अब ये वाली जो शेप है, ये एक रेगुलर शेप नहीं है। रेगुलर शेप में हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल, लेंथ इंटू विड्थ एरिया देगा। ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, वो भी एरिया देगा। लेकिन ये एक ट्रेपेजियम है या एक इरेगुलर शेप है। ओके, अभी तक हमारा जो नॉलेज है वो हमें क्या बताता है कि स्लोप क्या देता है? स्लोप इन VT ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। तो यहां पर बताइए, A से B तक टाइम T1 से T2 तक एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ये लाइन का स्लोप। क्या आप बता सकते हैं कि ज्योमेट्री में ये स्लोप कितना होगा? तो आंसर है कि स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एंड टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस लाइन का हमने ट्रायंगल कंप्लीट किया, और इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा रहा। और बताइए इसका परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? BC, करेक्ट। और बेस कौन है? AC। तो एक्सीलरेशन हमको किससे मिलेगा? BC अपॉन AC। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे। एक्सेलरेशन इज BC अपॉन AC। ओके, अब फिर वापस एरिया पे आते हैं। एरिया ABCDEA, इस पूरे एरिया को हमने काउंट करना है। जिस एरिया को काउंट करना है, ये आपने क्लास 10 में मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर एरिया की शेप रेगुलर नहीं हो तो उसको इस तरह से बांट लीजिए कि उसमें रेगुलर शेप आ जाए, कुछ उसमें ट्रायंगल बन जाए और कुछ रेक्टेंगल बन जाए। तो हमने इसको इस तरह से बांट लिया। ये क्या बना? ट्रायंगल। और ये क्या बना? रेक्टेंगल। तो दिस इज शेप नंबर 1, शेप नंबर 2। अब हम इसको लिखेंगे इस तरह से।
शेप नंबर 1, शेप नंबर 2, इसका एरिया. So we will write it area ACDE plus area ABC. ये दो एरिया को मिलाकर ये बड़ा वाला एरिया बनता है. Is this point clear? ये तो बड़ी छोटी सी चीज है. Okay. This is equal to area ACDE. ACDE को हम लिख सकते हैं ACDE, AE एरिया, AE multiplied by ED. ये है एरिया ACDE. ACDE AE multiplied by ED. Okay, plus this plus here. Then area ABC. ABC is a right angle triangle. So triangle का फॉर्मूला क्या होता है? Half base into height. So this half height into base. Okay, this we write as BC multiplied by AC. So ये दोनों एरिया को हमने ऐड कर लिया. रेक्टेंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया. दिस इज इक्वल टू AE इंटू ED प्लस हाफ. अब BC से रिलेटेड एक क्वांटिटी होती है ये वाली BC से रिलेटेड कौन होता है? A. तो अगर मैं इस क्वांटिटी को इन्वॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे BC अपॉन AC चाहिए, लेकिन वहां पर BC अकेला है, अपॉन AC नहीं है. इसलिए अपने मन से हम डाल देते हैं एंड वी विल राइट इट हाफ BC अपॉन AC. अगर हम इसके नीचे एक AC डालेंगे तो उसको कंपनसेट करने के लिए ऊपर भी एक AC डालेंगे, AC अपॉन AC. जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया AC अपॉन AC. तो ये नीचे वाला AC तो यहाँ आ गया, ऊपर वाला AC इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये क्या बन गया? AC स्क्वायर. तरीका समझ आया? ये वाली जो क्वांटिटी थी इसके साथ हमने AC अपॉन AC को मल्टीप्लाई किया. AC अपॉन AC 1 होता है, कर सकते हैं. करने से क्या होगा? ये हो गया AC स्क्वायर और ये वाला AC नीचे एज इट इज लिख लिया हमने AC. ओके, ये आ गया अगला स्टेप. अब इस स्टेप के बाद हम इसकी वैल्यूज प्लेस करेंगे. Putting the values AE. अच्छा, यहां तक सबने नोट कर लिया. अब मुझे बताइए AE फिजिक्स में किसको रिप्रेजेंट करता है? U. वेरी गुड. ED किसको रिप्रेजेंट करता है? E से लेके D तक. T. तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो सामने है S इज इक्वल टू U इंटू T. ये दोनों हो गए प्लस हाफ BC अपॉन AC क्या होता है? BC अपॉन AC इज A. AC क्या दिखाता है? AC विच इज इक्वल टू ED विच शोज T. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? T का स्क्वायर. तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आ गया. और ये हमने शुरू किससे किया था? S इज इक्वल टू एरिया को ठीक किया और यहाँ पर वैल्यूज रख दी. बिकम्स S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. दिस इज द प्रूफ. ये बहुत बार CBSE के एग्जाम में आ चुका है और ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ग्राफ में. हाँ जी, क्वेश्चन नोट करिए.
body starting from rest, first accelerates with torsion, then it moves with uniform velocity, and then it retards, comes to rest. And this we have to solve by graphical method. Okay, read the question and let's make the graph. ओके, तो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, वेलोसिटी एंड टाइम। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। तो वेलोसिटी और टाइम दोनों की एक्सिस हमने बनाई। स्टार्ट करते हैं। ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये वाले शब्द, ये वर्ड्स आपको क्या देते हैं? व्हेन द टाइम इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज 0। तो जहां भी ये लिखा होगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ये दोनों चीजें हमको क्या देती हैं? t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। और वो वाला पॉइंट हमेशा कहाँ होता है? यहाँ पर। ये t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, आपको ग्राफ का एक पॉइंट मिल गया। उसके बाद एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली, एक्सीलरेशन v की ग्राफ में किससे मिलता है? तो हमको मालूम है एक्सीलरेशन इस लाइन से मिलता है, the line where the time is passing and the velocity is increasing। ये तो यहां से ये चलेगा, ऐसे चलते चला जाएगा। ये दिस ग्राफ शोज एक्सीलरेटेड मोशन, लेकिन कब तक? फॉर 5 सेकेंड। देन ओके, तो यहां से हमने बनाया 1 2 3 4 5, ये 5 सेकेंड की लाइन है। तो ये एक्सीलरेट कब तक हुआ? 5 सेकेंड। यहां ये हमको दूसरा पॉइंट मिला, 5 सेकेंड तक एक्सीलरेशन चलता रहा है। ये पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है 5 सेकेंड के बाद? देन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद करिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है? इट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो उसके बाद ये ऐसा चलना शुरू कर देता है, टाइम बीतते जा रहा है। कितना टाइम बीता यूनिफॉर्म वेलोसिटी में? इज इट गिवन? देन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। हमको नहीं मालूम कितना टाइम बीता है। ओके, तो इसमें जो भी ये हमने थोड़ा सा बना लिया कि इतना टाइम बीता होगा। लेट्स कॉल दिस टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट t। दिस इज अननोन टाइम। यहां से यहां तक कितना टाइम हुआ था? 5 के बाद और कितना टाइम बीता? t टाइम तक ये ऐसा चला गया। देन इट रिटार्ड्स। रिटार्डेशन का ग्राफ याद करिए, क्या होता है? अगेन देयर इज ए स्लोप बट डाउनवर्ड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यहां से वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू करती है और करते 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 कहां तक पहुंचती है वेलोसिटी? रेस्ट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो उसकी हाइट 0 होनी है। और एक और अच्छी बात है, इन्होंने ये भी दिया है टाइम कितना लगा? 3 सेकेंड। तो इसके बाद हमने लिया 1 2 3, ये 3 सेकेंड और वेलोसिटी 0, हाइट 0। ये पॉइंट मिला, टाइम 3 सेकेंड, वेलोसिटी 0 इस लेवल पर आ गया एंड वी मैच द टू। अब ये हमारा ग्राफ बना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। क्या क्या डाटा हमको मालूम है उसको हम नोट कर लेते हैं फिर से एक बार। स्टार्टिंग फ्रॉम 0, हियर 0 0, दिस इज 5। Where is this? 10 meter per second square. What is this? Acceleration. What is acceleration? Slope. What is slope? Perpendicular upon base. ये perpendicular हमको क्या शो करता है? बताइए। This gives the height. और height क्या शो करती है? Velocity. So this gives the velocity v. तो ये ट्रेन जो 0 से स्टार्ट हुई थी, चलते 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 इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई टाइम के साथ और 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो ये लाइन की हाइट कितनी है? 5। ये v इज द हाइट, v इज वेलोसिटी।
अब उसके बाद ये है इसका बेस। तो ये 10 हमको कहां से मिलेगा? 10 इज व्हाट? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किससे मिलता है? स्लोप से। स्लोप किससे कैलकुलेट होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। परपेंडिकुलर यहां पर कितना है? v और बेस कितना है? 5। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। 10 इज इक्वल टू v अपॉन 5। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? v इज इक्वल टू हाउ मच? 50। ये हमने एक रिजल्ट निकाल दिया इससे। ओके, इसमें हमने क्या यूज किया? एक्सीलरेशन इज गिवन बाय द स्लोप। ये और स्लोप इज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे हमने ये निकाला। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ये तो ठीक है, हमने भी निकाल लिया 50 मीटर पर सेकेंड। Then it retards uniformly and comes to rest in 3 seconds। ये वाला टाइम कितना है? 3 सेकेंड। अगर ये टाइम 3 सेकेंड है, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ये वाली हाइट कितनी है? 50। ये वाला टाइम कितना है? 3 सेकेंड। ओके, ड्रॉ VT ग्राफ एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? ओके, लेट मी सी। बीच का टाइम दिया है कि नहीं दिया है? ओके, इट मूव्स फॉर 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड। फॉर 2 सेकेंड ये हमको जरूरी था। तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है? 2 सेकेंड। इसको नोट करिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी 50 मीटर से कितनी देर तक चलती रही? 2 सेकेंड तक। तो ये हमने टाइम लिखा 2 सेकेंड, यहां से यहां तक। ओके, अब इसमें हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस किससे मिलेगा? एरिया से। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया। अब इसमें इस शेप में ग्राफ के नीचे कितने एरियाज हैं? तो आंसर है ग्राफ के नीचे ये पूरा एरिया। ये एरिया ग्राफ के नीचे है। इस ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो हम इस एरिया को 3 हिस्से में बांट लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ओके, तुरंत फटाफट करते जाइए। एरिया 1, इसको हम लिख सकते हैं एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। तीनों एरिया का टोटल एरिया देगा हमको। अब 1 क्या है? हाफ बेस इनटू हाइट। इसकी हाइट आपको मालूम है, वेलोसिटी कितनी? 50। सो दिस इज 50, दिस इज 5। तो ये हो जाएगा हाफ 50 इंटू 5। पहले का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू विड्थ 50 मल्टीप्लाइड बाय 2। 50 मल्टीप्लाइड बाय 2। एरिया 3, अगेन इट्स ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का बेस है 3, हाइट है 50। सो दिस इज हाफ इंटू 50 इंटू 3। ये तीनों के एरिया के हमने फॉर्मूले लगा दिए और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 100 प्लस 75 and this comes to 300 meter. That is the answer. Total area. ये क्वेश्चन नोट करिए और इसको बनाना शुरू करिए। कोशिश करिए बनाने की।
हाँ, इसके बारे में एक चीज याद रखिए, ये वाला एरिया इट इज अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज ऑल्सो अंडर द ग्राफ। अंडर द ग्राफ मतलब टाइम एक्सिस और उसके ग्राफ के बीच की जगह, ये दोनों को हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन एक चीज याद रखिए, और वो थोड़ा सा अंतर सब लोग इधर समझिए, ये है प्लस और ये है माइनस। जब हम इधर का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एरिया पॉजिटिव साइन दिया होगा और पॉजिटिव साइन वाला डिस्प्लेसमेंट, ये हमको क्या देता है, वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन डिस्टेंस कैसा होता है, डिस्टेंस इज ओनली पॉजिटिव। अगर मैं यहां से 10 मीटर ऐसे जाता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 मीटर, डिस्टेंस कितना हुआ, 10 मीटर। फिर वहां से 6 मीटर वापस आ जाता हूं। अब आप टोटल डिस्टेंस कैसे काउंट करेंगे, 10 प्लस 6, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे काउंट करेंगे, 10 माइनस 6, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर। समझ आया? तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग जो लेंथ कैलकुलेट करते हैं उसका साइन इंपॉर्टेंट है कि वो प्लस है या माइनस है। उसी तरह से जब आप ये दोनों लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो इस लेंथ का साइन क्या आता है, पॉजिटिव, इसका आता है नेगेटिव। लेकिन अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोला गया है तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हम टोटल ऐड कर देंगे। समझ आया? लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट काउंट करने बोला है तो क्या करेंगे, एक को पॉजिटिव लेंगे और एक को नेगेटिव लेंगे। और इस क्वेश्चन में दोनों चीजें हमसे पूछी गई, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो दोनों के एरिया को विदाउट एनी साइन टोटल कर दीजिए, और जब डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों को ले लें। और टाइम का ध्यान रखना है, डिस्टेंस कब से कब तक है कुछ मेंशन नहीं है, मतलब शुरू से लेके आखिरी तक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 5 एंड 40, 5 से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करना है। तो पहले हम लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमको टोटल एरिया चाहिए और इस एरिया की शेप रेगुलर शेप नहीं है, तो इसीलिए हम इस शेप को पहले ब्रेकअप करेंगे रेगुलर शेप में। ये एक सीधी लाइन है, यहां से मुड़ गई है, तो इसलिए हमने यहां पर इसको क्लोज कर दिया, ये एक ट्रायंगल बन गया। दिस इज नंबर 1। उसके बाद यहां से लेके यहां तक फिर एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमने इसको ऐसा किया। अब ये भी रेगुलर शेप नहीं है तो ऐसा कर दीजिए, ट्रायंगल ट्रायंगल रेक्टेंगल, दिस इज ट्रायंगल। उसी तरह से यहां पर तोड़िए, यहां से लेके यहां तक ये एक ट्रायंगल बनेगा लाइक दिस। और उसके बाद यहां पर फिर एक ऐसे लाइन खींची तो ये एक रेक्टेंगल बना और ये ट्रायंगल। अब पूरी शेप डिवाइड हो गई ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स में। आप जब भी ऐसा बनाएं तो एक इजी चीज है कि हर एरिया के नंबर दे दे ताकि हम कहीं भूल न जाए। So this is area number 1, this is area number 2, this is area number 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7. Total 7 areas आपके पास हैं, तो आपको 7 areas को प्लस करना है। अब तुरंत करते चले जाइए। ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, हाफ बेस इनटू हाइट, और रेक्टेंगल के लिए बेस इनटू हाइट। हर एक का दिया हुआ है 5 5 5 ऐसा करके, और हाइट भी हमको दी गई है 2 और 4। चलो कैलकुलेट करिए सबको। 1 का एरिया, 2 का एरिया, 3 का एरिया, 4 का एरिया, और आप चाहे नीचे लिखिए चाहे यहीं लिखिए, उसको लिख के टोटल करते जाइए।
करने के बाद मिलाकर देखिए, हर बॉक्स में मैंने उसकी वैल्यू लिखी है एरिया की। फॉर्मूला ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल के लिए बेस इंटू हाइट, और इससे मिलाइए आपका मिला कि नहीं, उसके बाद टोटल करेंगे। जरा मिलाकर देखिए आपका इतना आता है क्या? आता है? ओके, डिस्प्लेसमेंट जब हम लेते हैं तो 5 सेकंड से स्टार्ट करना है। ये है 5 सेकंड, इसके इधर का नहीं लेना है डिस्प्लेसमेंट में, ये नहीं चाहिए। 5 से स्टार्ट करना है तो एरिया यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला एरिया नहीं आएगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की काउंटिंग, प्लस वालों को प्लस लिखा जाएगा और माइनस वालों को माइनस लिखा जाएगा। तो प्लस में कौन कौन आएगा? 10, 20, 20। So this is 10 plus 20 plus 20. माइनस वाले में कौन कौन आएंगे? 5, 20, 10. 5, 20, 10, 10. So अब इसको काउंट कर लेते हैं हम। 20 minus 5, 15. So displacement from 5 to 40 seconds is 15 meter. So this is value of second displacement. ये हो गया आपका। अब एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन कहां से स्टार्ट करना है? 15। ग्राफ में 15 वाला पॉइंट कहां है? तो ये रहा 15 और ये 15 टाइम, ये है ग्राफ का 15 वाला पॉइंट टू 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में ये है ग्राफ का पॉइंट, ये ग्राफ की लाइन है। तो इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप हमको क्या देगा? एक्सीलरेशन फ्रॉम 15 टू 25। ओके, तो स्लोप किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की हाइट हमने इस पे निकालनी है। परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है? परपेंडिकुलर की हाइट ये रही, और इसकी वैल्यू बताइए यहां से यहां तक कितनी वैल्यू है? 0 to 4, 4. So this is 4 upon base. Base फाइनल वैल्यू क्या है? 25. इनिशियल वैल्यू क्या है? 15. So 15 minus 25 कितना हुआ? 10. So this we can write as 10. Okay. इसके सामने माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्यों आएगा? सुनिए, जब हम दो क्वांटिटीज का डिफरेंस निकालते हैं A और B, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड B?
मैं दो ऑप्शन आपको बताता हूं, a माइनस बी या b माइनस ए। क्या आंसर दोगे आप? डिफरेंस बिटवीन a एंड b, हाउ मच इट इज, a माइनस बी और b माइनस ए? तो आंसर इज b माइनस ए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में जब आप डिफरेंस निकालने जाते हैं तो हमारा तरीका होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, उससे हमको साइन का पता चलता है कि डिफरेंस नेगेटिव आता है कि डिफरेंस पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये याद रखिए। और ऐसी चीजों में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पॉजिटिव है तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे और नेगेटिव है तो उसको रिटार्डेशन बोलेंगे, इसलिए हमको साइन चाहिए। अब बताइए, व्हाट इज दिस? परपेंडिकुलर, इट इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन यहां से यहां तक, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 4। 0 माइनस 4 कितना होता है? +4 की -4? -4, इसलिए यहां पर क्या होगा? -4। टाइम को देखिए, पहले टाइम कितना था? 15, बाद में कितना हो गया? 25। फाइनल माइनस इनिशियल, 25 माइनस 15 +10 हुआ कि -10 हुआ? +10, तो वी राइट इट +10। अब इसका साइन क्या आ गया? माइनस। ओके, तो दिस इज माइनस एंड 4/10 इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो दिस इज माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आया। अगर मैं इसको रिटार्डेशन नाम दूंगा, सुनिए, अगर मैं इसे एक्सेलरेशन नाम दूंगा तो इसका आंसर क्या लिखूंगा? -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर अगर मैं इसके नाम को रिटार्डेशन कर दूं, ये तो ये ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका, इसलिए रिटार्डेशन हम लिखेंगे 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप रिटार्डेशन लिख देते हैं, इसका मतलब आप बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, तो रिटार्डेशन शब्द लिखेंगे, माइनस नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन लिखना है तो माइनस लिखना है। ठीक है, ये आंसर आ गया। So this is 1, 2, 3 and this is how you will make it. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का अंतर समझ में आ गया। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब भी समझ में आ गया। ओके, तो जो स्लोप ऐसे रहते हैं वो रिटार्डेशन बताते हैं, और जो स्लोप ऐसे रहते हैं ये पॉजिटिव स्लोप कहलाते हैं, ये एक्सेलरेशन बताते हैं। ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, आपने देखा इसकी वैल्यू माइनस में आती है, तो नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब इससे एक और ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का जो क्वेश्चन हम लोगों को एग्जामिनेशन में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या ट्रिपल में आएगी, उसको अब हम लोग कल की क्लास में करेंगे, दोनों से ग्राफ करेंगे। ओके, थैंक यू।